वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 10 बी पे। बेसिकली हम इस एसटी के इंग्लिश के सेक्शन पे करने वाले हैं डिस्कशन। मींस इस एसटी में हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक की क्वेश्चंस पे अभी करने वाले हैं डिस्कशन। सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी वर्ड आपको नया दिखे तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी वर्ड्स हैं आपके, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, सारे के सारे कनेक्टेड हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड बनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी और देखते हैं आज का ये सेशन हमारे लिए किस तरह से वैल्यूएबल बनने वाला है। आज के इस सेशन में हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, फिलर का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में फिल करना है हमें सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो होना चाहिए, क्या होगा वो। लाइक एज द प्रिंसिपल वॉज बिजी she dash a senior teacher to attend the conference on her behalf। अब यहाँ पे क्योंकि प्रिंसिपल बिजी थी तो उन्होंने क्या किया, शी डैश अ सीनियर टीचर, उन्होंने डैश किया एक सीनियर टीचर को कि वो अटेंड करे क्या, कॉन्फ्रेंस को, ऑन हर बिहाफ, उनके बिहाफ पे, उनकी जगह पे, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया होगा, डिप्यूट किया होगा सामने वाले को। डिप्यूट का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। डिप्यूट का मीनिंग क्या होता है, प्रतिनियुक्ति। ठीक है, मतलब अपनी जगह पे डिप्यूट किया, नियुक्त किया सामने वाले को, किस चीज के लिए, कि वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करें उनके बिहाफ पे। तो यहाँ पे रिजर्व्ड, डिक्लेयर्ड, कमिटेड, ये सब तो गलत हो जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिलेट ही नहीं करेंगे स्ट्रक्चर से। तो हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं उन सारे ही एस्पिरेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स को दिमाग में रखिए। एसटी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस को हम जानेंगे, काफी नए नए वर्ड्स को हम जानेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस टाइम पे हम ये सेशन देख रहे हैं हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे। उसके लिए जरूरी ये है कि आप जो भी क्वेश्चंस को करें, लाइक जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आप जैसे ही क्वेश्चन आता है एक बार पॉज कर दीजिए वीडियो को और अपने अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करिए क्या होगा। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, पहले आपको खुद से देखना है कि उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद जब मैं आंसर करूंगा तो लाइक अगर आपका आंसर सही हुआ तो आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इनहेंस होगा कॉन्फिडेंस। और अगर रॉन्ग भी करते हैं आप तो उस केस में आपको नए कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, फिर भी आप कुछ नया ही सीखेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है कि आप अपने अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन को करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया है सिल्ट, SILT, सिल्ट। इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। बेसिकली सिल्ट का मतलब होता है कीचड़, कीचड़, सिल्ट। या कुछ भी रिमेनिंग पार्ट, जैसे खाना बच गया वो रिमेनिंग बचा है, उसको भी हम सिल्ट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कट कोई चांस नहीं, ओपनिंग कोई चांस नहीं है। इंसिजन बहुत ही प्यारा वर्ड है, इंसिजन का मतलब होता है चीरा। डॉक्टर चीरा लगा रहे हैं ना, चीरी नहीं होगा, चीरा होगा। सो डॉक्टर जो चीरा लगाते हैं उसको हम इंसिजन से रिलेट करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, चीरा। रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, जो भी बचा हुआ है उसको हम रेजिड्यू से रिलेट करते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो सिमिलर वर्ड आपका जाएगा इसके लिए, सिल्ट के लिए, दैट इज रेजिड्यू। मीन्स सेकेंड ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होने वाला है। और अगर आप सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल 100% आपका आंसर करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटोनिम, आपको बताना है इनएप्ट का। सबसे पहले इनएप्ट का मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। इनएप्ट का मीनिंग होता है अयोग्य।
इनेप्ट का मीनिंग क्या होता है? जो योग्य नहीं है, अयोग्य है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं। और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। इनेप्ट अयोग्य हो गया, कॉम्पिटेंट का मीनिंग हो गया सक्षम, तो इनएप्ट सीधे सीधे कॉम्पिटेंट से रिलेट कर जाएगा। पार्शियल आंशिक हो गया, लैकिंग कमी को दिखा रहा है, यूजलेस बेकार हो गया। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन जाने वाला है दैट वुड बी सेकंड पार्ट। बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है वो सारे एस्पिरेंट्स हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसलेट। अगर मैं विसलेट को वर्ड को रिलेट करूं, इसका मतलब होता है घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। या फिर इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हिचकिचाहट से भी हम कहीं ना कहीं से रिलेट कर सकते हैं, हिचकिचाना, हिचकिचाना मतलब हेजिटेट होना, एक तरह से घटना बढ़ना, हेजिटेट होना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं, यहाँ पे एक वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है सुदृढ़ करना, सुदृढ़ करना, मजबूत करना, कुछ ऐसा। अगर मैं यहीं पे वेवर की बात करूं, वेवर का बेसिक मीनिंग होता है हिलना या फिर डगमगाना, हिचकिचाना, तो वेवर ही आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसके लिए। अगमेंट का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि करना, बढ़ाना। स्ट्रेंथन का मीनिंग होता है मजबूत करना। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा सेकंड पार्ट, और जो भी सेकंड पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। इसमें से एक पार्ट में एरर हो सकता है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर है गिवन ऑप्शंस में से। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। अगर आपको कोई बीमारी नहीं मिल रही इसमें, तो आप नो एरर पिक कर देंगे अपने आंसर के रूप में। Your advices were timely and guided me to take the right decisions. Your advices, सबसे पहले ये समझो, ये जो एडवाइस होता है, ADVICE, ये एक नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसका मतलब होता है सलाह। और ये जो होता है ना, ADVISE, ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है सलाह देना। तो ADVICE क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ADVISE क्या है? एक वर्ब है। सलाह देना इसका मीनिंग होता है। अब ये अनकाउंटेबल है, तो पहली चीज तो इसमें एस लग नहीं सकता, प्लूरल बन नहीं सकता। लेकिन वर्ब भी लगा है आगे, फिर वर हटाना पड़ेगा। योर एडवाइस वॉज टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजन। इस बेस पे ये पार्ट सही हो गया। अब एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा, आंसर तो हमारा फोर्थ पार्ट है, ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर क्या एडवाइस का प्लूरल हो ही नहीं सकता? एक से ज्यादा भी तो एडवाइस हो सकती है। तो अनकाउंटेबल है तो प्लूरल तो इसका हो ही नहीं पाएगा। फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपको इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा पीस ऑफ, पीसेस ऑफ एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझना, वर्क भी नाउन की तरह अगर वर्क आ रहा है तो वर्क का वर्क्स नहीं होता।
वर्ब की तरह, लाइक मैंने कहा ही वर्क्स अंडर मी, तो यहाँ पे वर्क क्या है, वो मेरे अंडर में काम करता है, वर्क यहाँ पे वर्ब है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोल दूं वर्क इज वर्शिप, तो ये सही है, लेकिन वर्क्स आर वर्शिप, ये गलत हो जाएगा। तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैं बोलूं आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, गलत, मैनी वर्क्स कुछ नहीं होता, इट शुड बी मैनी पीसेज ऑफ वर्क और मच वर्क, मैनी पीसेज ऑफ वर्क और मच वर्क। अब यहां पे भी ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं पीसेज ऑफ वर्क या मैनी पीसेज ऑफ वर्क और मच वर्क, इसमें क्या डिफरेंस होगा, सोच के देखो। मैनी पीसेज ऑफ वर्क और मच वर्क में क्या डिफरेंस होगा, ध्यान से समझना। मैनी पीसेज ऑफ वर्क का मतलब हो गया अलग अलग तरह के कई काम। एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे आप संडे को उठे, संडे के लिए आपने बहुत सारा काम बना रखा है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, अलग अलग तरह के सारे काम है, 10 तरह के काम है, ये हो गए मैनी पीसेज ऑफ वर्क। अब आते हैं उन बॉयज पे या गर्ल्स पे, हॉस्टल में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो कपड़े धुलने का काम उनका प्राइमरी वर्क होता है संडे को। संडे को सबसे बड़ा काम क्या है, 20 जोड़ी कपड़े जो रखे हुए हैं, 10 पैंटे 10 शर्टें, ये जो भी है, उसको धुलना है पहले। तो ये हो गया मच वर्क, एक तरह का ढेर सारा काम। आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डी पार्ट, योर एडवाइजेस की जगह पे योर पीसेस ऑफ एडवाइस जाएगा स्ट्रक्चर। डी पार्ट मीन्स फोर्थ पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन। अब यहां से अगर हम देखें प्रेजेंटेबल, पीसफुल, प्लेनरी और प्रेशियस, आपको क्या बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वो वर्ड जो इनकरेक्ट है, मतलब बाकी सारे करेक्ट हैं तीन, एक वर्ड इसमें से ऐसा है जो इनकरेक्ट है और वो साफ साफ दिख रहा है, दैट इज प्रेशियस। पी आर ए पी आर ई सॉरी पी आर ई सी आई ओ यू एस, प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब वैसे बहुमूल्य होता है, बहुमूल्य, कुछ भी प्रेशियस है तो वो कैसा है, बहुमूल्य है। अब प्रेजेंटेबल का मतलब कुछ भी ऐसा जो प्रेजेंट करने योग्य है, आकर्षक है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। पीसफुल शांत हो गया। और अगर मैं प्लेनरी की बात करूं तो प्लेनरी का मतलब हो गया परिपूर्ण, परिपूर्ण, प्लेनरी। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डी पार्ट, फोर्थ पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। फोर्थ पार्ट पिक कर रहा है सभी का 6 सर, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Regard of whether the students were, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ना regard of whether, इसी पार्ट को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। देखिए किससे रिप्लेस कर सकते हैं। Regard of whether the students were ready or not, the teacher announced the dates of the test. अब देखो कहानी ये है कि टीचर को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स रेडी हैं या नहीं है, ठीक है। टीचर ने क्या कर दी, अनाउंस कर दी डेट्स। सो रिगार्ड नहीं बल्कि रिगार्डलेस जाना चाहिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, रिगार्ड नहीं बल्कि रिगार्डलेस जाना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ वेदर, मतलब इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्टूडेंट्स वर रेडी और नॉट, द टीचर अनाउंस द डेट्स ऑफ द टेस्ट। एक्चुअल आंसर आपका बी पार्ट जाएगा, सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहा है सभी का आंसर 100% करेक्ट। नाउ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer.
कहानी कुछ ऐसी है कि एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है जिसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया। एक्चुअली 3 पार्ट्स ही हैं ये, फोर्थ तो नो एरर ऑप्शन जाएगा आपका। विद्या पुट ऑन हर मास्क, विद्या पुट ऑन हर मास्क, सैनिटाइज हर हैंड्स एंड वॉक्ड इनटू द शॉप। अब यहाँ पे अगर आप देखें, विद्या ने क्या किया, पुट ऑन किया हर मास्क, सैनिटाइज हर हैंड्स एंड वॉक्ड इनटू द शॉप। आगे का वॉक्ड हमें ये बता रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, पास्ट में है। पुट की तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पुट ही रहती है, जैसे कट की कट ही रहती है, शट की शट ही रहती है, तीनों फॉर्म्स। तो यहां से अगर आप देखें, ध्यान से समझना, सैनिटाइज नहीं जाएगा बल्कि क्या जाएगा, ये सैनिटाइज्ड, सैनिटाइज्ड ईडी जाएगा यहाँ, सैनिटाइज्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर पास्ट का है। और ये कैसे पता चला, आगे वॉक्ड लिखा है उससे पता चला स्ट्रक्चर पास्ट का है। मान लीजिए वहां पे वॉक्स लिखा होता तो सैनिटाइजेज हो जाता, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सैनिटाइज किस पार्ट में मिल रहा है, डी पार्ट में मिल रहा है। तो ये डी पार्ट ही हमारा 100% करेक्ट आंसर है। और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नाउ व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है। इनहेरिट, इनहेरिट वर्ड की अगर हम बात करें तो विरासत में किसी चीज को पाना, विरासत में मिलना, कुछ ऐसे, तो ये तो सही है। अब अगर हम बात करें इम्प्लांट की, इम्प्लांट का मतलब होता है टू डेवलप, टू डेवलप मतलब विकसित होना, इम्प्लांट हो गया। एक्सीड का मतलब होता है कहीं ना कहीं स्वीकृति से रिलेट कर जाएगा, इसका मतलब स्वीकार करना ही हो गया, स्वीकार करना। और यहीं पे अगर मैं बात करूं सक्सीड की, सक्सीड की करेक्ट स्पेलिंग क्या जाएगा, SUCCEED, सक्सीड। ये स्पेलिंग आपकी बिल्कुल अप्रोप्रिएट यहां से जाएगी, SUCCEED, सक्सीड। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, डी पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है, क्योंकि यही स्पेलिंग रॉन्ग है, इसी को हमने करेक्ट किया। सो नेक्स्ट वन, सेलेक्ट दी sorry, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required as your answer. यहाँ पे क्या है, एक आपका अंडरलाइंड पार्ट है और आपको क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है वो सही है, किसी रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर चला जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इफ अ पर्सन टेस्ट्स पॉजिटिव फॉर COVID-19, he had to isolate himself immediately so that he does not infect others। मतलब अगर एक पर्सन का जो टेस्ट पॉजिटिव आता है COVID-19 का, मीन्स अगर उसको COVID-19 है, तो उसे अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए तुरंत, जिससे कि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करे। ही हैज टू जाएगा या हैव टू जाएगा, हैज को हैव को हैज से रिप्लेस करना पर भाई ही तो सिंगुलर है ना, ही के साथ हैव कैसे आएगा, गलत हो जाएगा। सो इफ अ पर्सन टेस्ट्स पॉजिटिव फॉर COVID-19, ही हैज टू आइसोलेट हिमसेल्फ, he has to isolate himself immediately so that he does not infect others। एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है। आगे बढ़ जाते हैं।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है ब्लैंक में। कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज डैश दे डैश कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कंटेन का यूज हम कर सकते हैं क्योंकि कंसिस्ट के साथ ऑफ की जरूरत पड़ती है, कवर का कोई चांस नहीं है। और कोडिफाई भी प्यारा वर्ड है। कोडिफाई का मतलब है किसी चीज को संहिताबद्ध करना, कोडिफाई करना। कंटेन वुड बी देयर, आंसर हमारा सेकंड पार्ट जाने वाला है। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का आंसर 100% करेक्ट। डन, आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम है आपके सामने, ब्रेक द आइस। लाइक ब्रेक द आइस का मतलब बेसिकली होता है शुरुआत करना, कन्वर्सेशन की शुरुआत करना। जैसे किसी नए इंसान से आप मिल रहे हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम, जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं। अब यू नीड टू ब्रेक द आइस, इनिशिएट टॉकिंग, कम्युनिकेशन। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। अब यहाँ पे इस सेंस से अगर हम देखें, अरेंज फॉर अ सर्टिंग शो, कोई चांस नहीं है। कूल द रूम फॉर एवरीवन, इसका भी कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे स्केटिंग शो की भी कोई बात नहीं हो रही। कूल द रूम फॉर एवरीवन, इससे भी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। मेक थिंग्स अवेलेबल फॉर अ पार्टी, अगेन रॉन्ग हो गया। आंसर क्या जाएगा? मेक अ बेगनिंग और स्टार्ट समथिंग, मेक अ बेगनिंग और स्टार्ट समथिंग। एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और अगर आप थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं तो आप 100% करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में रिलेट कर रहा है। रवि ड्रोव द कार टुवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, मतलब ये V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इससे ये क्लियर हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस बेस पे अगर हम देखें, द कार वॉज ड्राइवन टुवर्ड्स द हाईवेज फॉर अ ट्रायल रन बाय रवि। द कार हैड बीन ड्राइवन फॉर अ ट्रायल रन बाय टुवर्ड्स द हाईवे। द कार वॉज ड्राइविंग, हैड ड्राइवन। देखो अगर पास्ट इंडेफिनिट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सीधे सीधे ये पार्ट आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉज मिल रहा है और V3 मिल रहा है। तो पैसिव में तो V3 चाहिए ना, V3 चाहिए ना। द कार वॉज ड्राइवन टुवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन बाय रवि। एक्चुअल आंसर आपका इसका ए पार्ट जाने वाला है, 100% ए पार्ट ही होगा। हेड वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। देखो एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता। हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव में टेंस चेंज नहीं होते। द कार वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन बाय रवि, अगेन गलत हो गया। पैसिव में हमेशा पार्टिसिपल फॉर्म मिलती है, V3 मिलती है, थर्ड फॉर्म मिलती है वर्ब की। एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट होगा। और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस ऑलरेडी है, ध्यान देना। जो स्टेटमेंट लिखा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, और आपको डायरेक्ट स्पीच बतानी है क्या होगी। स्टेटमेंट क्या है? द कस्टमर आस्क्ड द बैंक मैनेजर इफ दे वर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग सैटरडे।
ये एक सीधा सा फंडा यहाँ पे ये है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला गया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला गया इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इन जनरल हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। तो वर जिसमें मिल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, वो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। द कस्टमर आस्क्ड द बैंक मैनेजर, सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम जाते हैं तो सेड टू वाले ऑप्शन को पकड़ो। द कस्टमर सेड टू द बैंक मैनेजर, आर यू वर्किंग नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट को ही फॉलोइंग में बदला जाता है इनडायरेक्ट में। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी डी पार्ट। फोर्थ पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और अगर आप फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं तो सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। देखते हैं एक बार किससे और कैसे अरेंज कर सकते हैं इसे हम। देखिए एक बार अच्छे से। फर्स्ट अ न्यू आर्टिकल कम्स इनटू आवर ऑफिस। नो, पहला सेंटेंस ये तो नहीं होने वाला है। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें चाहिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें चाहिए। Every article in the encyclopedia goes through a rigorous editorial process to make sure it's clear, accurate, objective and fair. पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही हो गया। अब सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, बी के बाद में जो एवरी आर्टिकल है किसमें, इंसाइक्लोपीडिया में, गोज थ्रू अ रिगरस एडिटोरियल प्रोसेस टू मेक श्योर इट्स क्लियर, एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव एंड फेयर। देखो एनसाइक्लोपीडिया में आपको सबसे अथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो जो भी आर्टिकल होता है इसके अंदर उसको क्या बहुत ही रिगरस एडिटोरियल प्रोसेस से निकाला जाता है, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इस पे रहे वो पूरी तरह से अथेंटिक और एक्यूरेट रहे। तो बी से हमने शुरुआत कर दी। बी के बाद हम सीधे ए पे जा सकते हैं फर्स्ट। अब इस प्रोसेस में फिर फर्स्ट न्यू आर्टिकल कम्स इनटू आवर ऑफिस। सबसे पहले एक नया आर्टिकल हमारे ऑफिस में आता है। फिर थर्ड, द ऑथर मे बी एन एडिटर at the encyclopedia who works that the subject or a prominent scholar with the specialized expertise in that field। अब जो ऑथर हैं उसके वो एडिटर हो सकते हैं जो कि एनसाइक्लोपीडिया के हैं। हु नोज दैट सब्जेक्ट, जो कि उस सब्जेक्ट को जानते हैं। और अ प्रोमिनेंट स्कॉलर, या फिर कोई प्रसिद्ध विद्वान हो सकते हैं। विद स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड, जिनके पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज है उस फील्ड के अंदर, वो हो सकते हैं। फोर्थ, द आर्टिकल इज फर्स्ट रिव्यूड बाय अ फैक्ट चेकर। सबसे पहले आर्टिकल को रिव्यू किया जाता है फैक्ट चेकर के द्वारा। हु यूजेस अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, जो यूज करता है क्या, वेराइटी ऑफ सोर्सेज को, टू मेक श्योर दैट आर्टिकल इज एक्यूरेट एंड फैक्ट्स आर करेक्ट। जो इस चीज को मेक श्योर करता है, कंफर्म करता है कि आर्टिकल क्या है, एक्यूरेट है और फैक्ट्स क्या है, करेक्ट। इस तरह से BADC इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर गया और हमारा 100% करेक्ट आंसर जो जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। जैसे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिला था ना, जैसे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिला बी वाला, हमारा आंसर आ गया, क्योंकि बी के बाद फिर दो ही ऑप्शन बचे थे हमारे पास, और बी के बाद जैसे हमने ए को पकड़ा हमारा आंसर आ चुका था। बाकी अरेंज कर लो बाद में, ज़रूरी है देखना एक बार, लेकिन आपका जो आंसर है वो बड़ी जल्दी आ जाता है अगर आप ऑप्शन के बेस पे करते हैं तो।
और एक बेसिक आइडिया भी मिल जाता है। लाइक बी से शुरू होगा सी से, बी या सी से शुरू होगा, ये भी क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि बी और सी वाले ही ऑप्शन है। मतलब ए को और डी को देखने की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट सेंटेंस के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट के बाद ये सेकंड है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एक वर्ड है जिसका आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। अगर इसका सेनोनिम पूछा जाता तो वो होता एडामेंट। एडामेंट मीन्स भी कठोर होता है, डेफिनेट मीन्स निश्चित होता है, फर्म मीन्स दृढ़ होता है। और रिजिड का अपोजिट क्या होगा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला हो गया। रिजिड कठोर हुआ, अपोजिट क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, लचीला। एक्चुअल आंसर आपका जाएगा ए पार्ट। और अगर आप ए पार्ट पिक कर रहे हैं तो 100% करेक्ट है आप सभी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आपको वो ऑप्शन पिक करना है कि जो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड की तरह काम करे। लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए आपको एक वर्ड देना है, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जो अरेंजमेंट है इवेंट्स का, डेट्स का, उनके ऑर्डर में, मतलब अकरेंस जो हुए जिस जिस टाइम पे, उसके ऑर्डर में उनका अकरेंस को दिखाना। इसको हम कालानुक्रम बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। कालानुक्रम, काल का अनुक्रम, क्रोनोलॉजी। अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें, क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब पुराना हो गया। कैलेंडर तो कैलेंडर है ही, रूटीन, इनका कोई चांस ही नहीं। एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगेन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। A place of ideal perfection, especially in laws, government and social conditions। मतलब जो प्लेस है आइडियल परफेक्शन का, जैसे प्लेटो ने अपना आदर्श राज्य की धारणा दी थी कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है लाइक आदर्श राज्य। आदर्श राज्य यूटोपिया होता है। हेवन स्वर्ग हो गया, पैराडाइज स्वर्ग होता है। एडन भी क्या काफी प्यारा वर्ड है। एडन का मतलब होता है मोह लेने वाला, आकर्षित करने वाला, मोह लेने वाला, दैट इज एडन। यूटोपिया होगा हमारा आदर्श राज्य। और ऐसी धारणाएं कई लोगों ने दी हैं कि आदर्श राज्य, जैसे राम राज्य की बात करते हैं, उसको हम आदर्श राज्य से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे पूरा परफेक्शन है, लॉज का, गवर्नमेंट का, सोशल कंडीशन का, एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलीन पैच। अलीन पैच का मीनिंग होता है a part of hair that is thin, cloth that is beginning to tear, a period of poor performance। देखो, अलीन पैच का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, एक ऐसा पीरियड जो, कौन सा पीरियड है? पुअर परफॉर्मेंस का पीरियड है सामने वाले की। मतलब हर इंसान की लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जब उसका परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं होता है। जैसे आप लोग स्पीड टेस्ट देते हैं तो कभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं और अचानक से कभी आप कहीं शादी में चले गए, 4-5 दिन का गैप हो गया, अचानक से आपके मार्क्स गिर गए स्पीड टेस्ट में। तो ये क्या है? अलीन पैच है, पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। फिर आप मेहनत करते हैं, फिर अपने लेवल पे पहुंच जाते हैं और उसको इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आंसर आपका बिल्कुल थर्ड पार्ट जाएगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहा है सभी का सक्सेस है। आगे बढ़ जाते हैं। अब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेपाल की बात हो रही है भैया, नेपाल के बारे में बताया जा रहा है, और डी पार्ट सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा फर्स्ट वाला।
मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गए। नेपाल, शो हो रहा है ना सभी को, ठीक है। नेपाल लॉन्ग अंडर द रूल ऑफ हेरिडेटरी prime ministers favoring a policy of isolation, remained closed to the outside world until a palace revolt in 1950, resorted the Crown's authority in 1951। तो कहने का मतलब ये था, नेपाल में एक तरह से एक राजशाही थी, राजतंत्र था। यहाँ पे क्या है कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए नेपाल जो था पूरी तरह से अलग था, राजशाही का एक तरह से राज्य नेपाल में चल रहा था। डी के बाद हम ए पे जा सकते हैं। The country gained admission to United Nations in 1955। 1955 में कंट्री को क्या मिला, एडमिशन मिला या फिर प्रवेश किया इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में। फिर सी पे हम जा सकते हैं। इन 1991 द किंगडम एस्टैब्लिश अ मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम। 1991 में क्या हुआ, किंगडम ने एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके बाद हम जा सकते हैं बी पे, फोर्थ। In 2008, however, after a decade-long period of violence and turbulent negotiation with a strong Maoist insurgency, the monarchy was dissolved and Nepal was declared a democratic republic। अब 2008 में मोनार्की यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हुई। जो लोगों का विद्रोह था वो लगातार चलता रहा, और 2008 में 2008 में यहाँ पे क्या हुआ, मोनार्की पूरी तरह से डिसॉल्व कर दी गई, खत्म कर दी गई, और नेपाल क्या बना, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। DACB, इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, और आपका आंसर जाएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। सेशल्स की बात हो रही है कि एक स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, उसकी बात हो रही है, जो स्मॉलेस्ट कंट्रीज है उसमें से एक है। पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। Seychelles, one of the world's smallest country, is dash of two main island groups. The Mahe group of dash, then 40 central mountains, Atlantic islands, and a dash group of more than 70 outer flat Caroline islands। अब यहाँ पे दो तरह के ग्रुप्स की बात हो रही है। दो तरह के, एक तरह से लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो पहले ट्राइब्स थी, आगे बड़े एरिया में उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया, एक तरह से आप बोल सकते हैं। The islands of Mahi group are rocky dash, have a narrow coastal strip and central range of hills. The dash features of those islands with their lush tropic vegetation is that of high hanging gardens overlooking silver white beaches and clear lagoons। अब फर्स्ट फिलर के लिए, इस क्वेश्चन में फर्स्ट फिलर के लिए हमारा आंसर क्या होगा। सेशल्स इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स smallest countries, is dash of two main island groups, dash of, contained of, composed of, combined of, covered of। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या जाएगा, कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड से आप फर्स्ट को रिलेट कर सकते हैं, सॉरी, इज कंपोज्ड ऑफ, ये पी वाला ऑप्शन जो है, कंपोज्ड ऑफ टू मेन आइलैंड ग्रुप्स, द माही ग्रुप ऑफ डैश देन 40 सेंट्रल माउंटेन वेंटिक आइलैंड, फर्दर एक्स्ट्रा बियॉन्ड मोर। क्या होना चाहिए आंसर, देन लगा हुआ है आगे, और देन लगा हुआ है तो भैया मोर लगाओगे तभी तो फ्रेज बनेगा ना। मोर देन 40%, मोर देन 40 सेंट्रल माउंटेन्स
granitic islands and a dash group of more than 70 outer flat Carolina Islands and a dash subsequent next second succeeding. Subsequent मतलब बाद वाला, तो यहाँ पे subsequent would be there and a subsequent group of more than 70 outer flat Caroline Islands. The island of my group are rocky and dash have narrow coastal strips. अब यहाँ पे एस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा, द आइलैंड्स ऑफ माही ग्रुप आर रॉकी एंड डैश हैव नैरो कोस्टल स्ट्रिप। अब यहाँ पे टाइपिकली, रेगुलरली, रूटीनली, हैबिचुअली, देखो टाइपिकली को आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि टाइप की ही बात हो रही है। टाइपिकली हैव अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, जो आइलैंड है माही ग्रुप के वो कैसे हैं, रॉकी हैं, चट्टानी है, रॉकी मतलब चट्टानी हो गया, और एक तरह से कैसे नैरो कोस्टल स्ट्रिप एंड सेंट्रल रेंज ऑफ हिल्स, सेंट्रल रेंज जो हिल्स की है वहां पे इन ग्रुप्स के आइलैंड्स है अवेलेबल। टी वाला, द डैश फीचर्स ऑफ दोज आइलैंड्स विद देयर लश, लश बहुत ही प्यारा वर्ड है, सघन, लश का मतलब सघन हो गया, आलीशान से भी लश को हम रिलेट करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशंस की बात हो रही है तो सघन ही बोला जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से अगर हम देखें प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट ही हमारा जाएगा करेक्ट आंसर। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है लाइक प्रमुख, प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख। The predominant features of those islands with their lush tropical vegetations is that of high hanging gardens overlooking silver white beaches and clear lagoons। कुछ ऐसा हमारा, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर जाने वाला है। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सेशल्स की बात हो रही है बेसिकली। टू ग्रुप्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, कंट्री को एक दो भागों में बताया जा रहा है, कंट्री की जियोग्राफी की दो भागों में बताया जा रहा है, दो अलग अलग ग्रुप्स की बात की जा रही है जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिन ग्रुप्स की यहाँ पे वेजिटेशन है, इन सारी चीज़ों पे बात की जा रही है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि पैसेज आपका आसान रहता है, लेकिन सबसे पहला पार्ट क्या है, अगर आप क्लोज टेस्ट कर रहे हैं और अगर आपने पैसेज को पढ़ा नहीं तो नो डाउट आप वहां पे गलतियां करेंगे। पैसेज के पार्ट पे आपको कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है, लाइक पैसेज को पहले आप रीड आउट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या पैसेज की, सबसे पहले। दूसरी चीज़, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे आने की बजाय एक बार ये देख लीजिए उस पर्टिकुलर वर्ड का वहाँ पे मीनिंग है क्या, जो भी आप कर रहे हैं पैसेज, लाइक आप पैसेज को एक बार देख लीजिए कि वो जो पर्टिकुलर पैसेज में जो वर्ड, जो फिलर है उसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में जो वर्ड आया और उससे मैच करता हो, कुछ भी आपको मिल रहा है उससे रिलेटेड, उसे पिक करिए। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ही कंसोलिडेटेड होते चले जाएंगे, उतना ही मजबूत होते चले जाएंगे इस पर्टिकुलर पार्ट पे। सो आज का ये सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। रेगुलर हम मिलते हैं यूट्यूब सेशन में डेली शाम को 6 बजे 6 PM पे हमारी लाइव क्लासेस में, डेली शाम को 6 बजे। तो सबसे पहला एक टारगेट बना लो अपना कि 6 बजे डेली लाइव जुड़ना है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, डेली ये क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो लाइव रहना है रेगुलर बेसिस पे। दूसरी चीज, स्पीड टेस्ट छोड़ना नहीं है, और स्पीड टेस्ट सिर्फ सॉल्व आउट नहीं करना। सबसे पहले एक चीज को अच्छे से समझ लो, स्पीड टेस्ट इज नॉट अबाउट ओनली वॉचिंग। जब भी आप स्पीड टेस्ट को कर रहे हैं तो एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए कि जो जो नए वर्ड्स मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनको अलग से लिख लीजिए। कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने अभी फर्स्ट टाइम देखे हैं, तो अगर कोई भी वर्ड ऐसा है जो नया है आपके लिए,
उसे तुरंत लिख लीजिए। कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है जो आपके लिए नया है, उसे तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाने वाली हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।